हेलो बच्चों, हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। तो मैंने फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन दिया आपको। सेकंड में मैंने कहा कि हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टेट्स दिस थिंग दैट अगर आप कुछ एनर्जी दोगे ए पार्टली कन्वर्टेड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी एंड पार्टली इन डूइंग वर्क इन एक्सपेंशन। अब जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको मुझे अप्लाई करना है वेरियस प्रोसेसेस के लिए। जब मैंने डे 1 बात की थी, मींस फर्स्ट लेक्चर में बात की, जब मैंने इंट्रोडक्शन की बात की थी, मेरे पास 5 तरह के प्रोसेसेस हैं। नंबर 1 एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नंबर 2 एट कांस्टेंट प्रेशर, नंबर 3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नंबर 4 एट कांस्टेंट हीट कंटेंट। और मैंने कहा था एक और साइक्लिक प्रोसेसेस की बात भी करेंगे जहां पर आपका सिस्टम एक इनिशियल स्टेट से चलेगा और घूम फिर के वापस वहीं आ जाएगा। तो मुझे इस लॉ को आप वेरियस थर्मोडायनामिकल प्रोसेसेस के ऊपर अप्लाई करना है और वहां से मुझे बहुत इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो मेरे काम आएंगी आगे। तो फर्स्ट आज हम स्टार्ट करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेसेस, मींस प्रोसेसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। फर्स्ट है आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक मींस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोकोरिक प्रोसेस, राइट बच्चा जी, मींस कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर होगा। If a process is isocoric means at constant volume, it means it is very clear that dV is equal to 0. Very clear. What by first law state? By first law. By first law of thermodynamics. हाँ जी, वो क्या कहता है मुझे? हाँ जी बच्चा जी, उसके अकॉर्डिंग क्या है? dQ heat supplied इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन। और ये जो वर्क डन है, हाँ जी, वो क्या होता है? दैट इज पी डीवी एट कांस्टेंट प्रेशर चेंज इन वॉल्यूम। और अगर कांस्टेंट प्रेशर नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने सारी बातें की हुई है कि वर्क डन कैसे निकालना है। तो डीवी क्या बेटा? 0 है, तो व्हाट इज डी क्यू? आपका डी क्यू आ जाएगा, डी क्यू बराबर डी क्यू। इट मींस जो भी आपने काम किया दैट इज यूटिलाइज्ड इन चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी। अगर आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात कर रहे हो तो आप जो भी काम करोगे दैट विल बी यूटिलाइज्ड इन इंटरनल एनर्जी। अगर आपने काम किया है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। सॉरी कि जितनी भी हीट सप्लाइड है दैट इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी। अगर आपने हीट सप्लाई की है तो एनर्जी बढ़ जाएगी। अगर आपने हीट एक्सट्रैक्ट की है तो एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चा जी? कम हो जाएगी। अगर मैं इसकी पीवी डायग्राम प्लॉट करना चाहूंगा, पीवी डायग्राम, तो वो पीवी डायग्राम आपकी ऐसी आ जाएगी बच्चा जी, क्योंकि आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात की है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऐसी होती है बेटा पीवी डायग्राम। तो वॉल्यूम कांस्टेंट आपका, वॉल्यूम इज नॉट चेंजिंग, तो प्रेशर आपका कम हो गया ज्यादा होगा, वो सेकेंडरी इश्यू है अगेन। सो दिस इज योर प्रेशर एंड दिस इज योर वॉल्यूम, वो भी एक सेकेंडरी इश्यू है बच्चा जी। ठीक हो गया? दिस विल पीवी डायग्राम। अब मैं इसको आगे लगाता हूं थोड़ा सा, और कहां लगाता हूं कि जो प्रोसेसेस हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल और 1 ग्राम, जिसकी बात मुझे करनी है, दैट इज नोन एज अ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। उसको कैलकुलेट करके देखते हैं वो कितनी यहां से आती है। क्योंकि मैंने क्या कहा, मैंने इसको वेरियस थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस से लगाना है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को। ठीक है बच्चा जी? तो चलिए फिर आगे देखें उससे। लो जी, तो मुझे कैलकुलेट क्या करना है बच्चा जी? सपोज मोलर स्पेसिफिक हीट कैलकुलेट करनी है। मोलर स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट। अब ये कहां निकलेगी? बड़ी क्लियर सी बात है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बड़ी क्लियर सी बात होगी ना बच्चा जी। और अगर आपको याद हो, मैंने इसको कहा था, अगर थोड़ा सा आपको याद हो कि इसको कैपिटल सी विद पैरामीटर वी से डिनोट करते हैं। कैपिटल सी, दिस वी स्टैंड फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। सपोज हीट सप्लाइड की मैंने डी क्यू, हीट सप्लाइड इज डी क्यू एट कांस्टेंट वॉल्यूम।
राइट। तो क्या होगा, मैंने क्या किया, डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड की एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय dt, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय dt। ये मेरा काम हुआ भाई। और अभी मैंने यहां पे एक चीज मिसिंग है मेरी, क्या कि मैंने ये नहीं बताया आपको कितने अमाउंट को ये हीट सप्लाई की। ठीक है, सपोज हीट सप्लाइड इज dq एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एज ए रिजल्ट टेम्परेचर इंक्रीजेस बाय dt एंड अमाउंट ऑफ, जो मेरी जिसको सप्लाई की, अमाउंट ऑफ गैस वाज n मोल्स है भाई आपके उस समय जब मैंने हीट सप्लाई की थी, n मोल्स। भाई मैंने ये तो बताना पड़ेगा ना किसको हीट सप्लाई की है। मैंने कहा डी क्यू अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड की है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे दी है, टेम्परेचर मेरा dt से बढ़ गया है, और किनको दी है, n मोल्स को दी है। अब अगर मुझे टेम्परेचर dt से बढ़ गया, ये कहता है ये जो टेम्परेचर बढ़ा है ये किस पे डिपेंड करेगा, ये मतलब ही, अगर मुझे टेम्परेचर, अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, अगर मुझे टेम्परेचर dt बढ़ाना था तो मुझे कितनी हीट चाहिए थी, ऐसे भी कह सकते हो आप। लो जी, कहता है डी क्यू डिपेंड करती है नंबर 1, कितना टेम्परेचर बढ़ाना, जितना ज्यादा बढ़ाना उतनी ज्यादा हीट चाहिए, बड़ी क्लियर सी बात है। और जितने नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे उतनी ही ज्यादा हीट चाहिए होगी, जितनी क्वांटिटी ऑफ हीट ज्यादा होगी, तो क्वांटिटी सॉरी सब्सटेंस ज्यादा होगा। तो कहता है डी क्यू क्या आ जाता है यहां से, प्रोपोर्शनल टू एन डी टी आ जाता है, और डी क्यू इज इक्वल टू एक कांस्टेंट आ जाता है। चलो पहले 2 स्टेप करता हूं, एक स्टेप पे मैं इसको कांस्टेंट लिखता हूं और एन डी टी करता हूं, और यहीं पर कर देता हूं क्योंकि मुझे यूज करनी है वो, डी क्यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ये कहता है मुझे हीट चाहिए होती है, कहता है, ये मैं पढ़कर आया हूं काइनेटिक गैसेस के अंदर, वही लिखा मैं दोबारा फिर, क्योंकि मैंने अब इंटररिलेट करना, चीजों को इंटररिलेट करना मैंने। तो व्हाट इज माय फर्स्ट लॉ, बाय फर्स्ट लॉ, हाँ जी, वो क्या कहता है, डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही कहता है बेटा फर्स्ट लॉ आपका। और डी क्यू बराबर है डी यू प्लस पी डीवी, यही कहता है बच्चा फर्स्ट लॉ आपका। ठीक है जी, अब डीवी आपका 0 है क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, और डी क्यू आपने कहा इतनी हीट चाहिए होगी, तो क्या हो जाएगा भाई यहां से, एन सी वी डी टी इज इक्वल टू डी यू आ गया, प्लस 0, 2 स्टेप बनेंगे ना बेटा जी, और डी यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी आ गया। मींस जो इंटरनल एनर्जी है जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करते हो तो वो एन सी वी डी टी के बराबर है। अभी तक तो मैं ये पढ़कर आया था डी क्यू बराबर है, अभी तक तो मैं ये पढ़कर आया था, ये दोनों को सेपरेट कर देता हूं, ये वाली बात आपकी इधर से है, इधर से बात ये वाली, अभी तक मैं ये पढ़कर आया था पीछे। आज उसने मुझे क्या बता दिया, अगर आप फर्स्ट लॉ लगाते हो तो वो जो आपने उस समय हीट सप्लाई की थी कांस्टेंट वॉल्यूम पे, उसने सिर्फ 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 आपकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया था। उसने क्या किया था, सिर्फ आपकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज किया था। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चलें आगे, इसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, फिर प्रॉब्लम करेंगे, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा हमें। चलिए थोड़ा सा और आगे, और देखो बेटा जी, अभी मैं इसको सारे को रब नहीं करना चाह रहा, इसी कंसेप्ट को यही यूज करना चाह रहा हूं मैं। लो जी, मैंने निकालना था मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो निकालना है वहां पहुंच रहा हूं बेटा, वो मैंने निकाल दिया, ठीक हो गया। अब निकालने का फायदा क्या है, जब तक मुझे ये नहीं पता मुझे उसको यूज कहां करना है, तब तक तो कोई फायदा नहीं ना मेरा बेटा निकालने का उसको, इफ आई एम नॉट अवेयर कि मुझे उसको यूज कैसे करना है। लो जी, इसको यूज करके देखते हैं। तो आपने जो लिखा था ऊपर वो मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। ये जो इधर लिखा हुआ पोर्शन है ये मेरा ओल्ड मेथड था, इधर वाला जो मुझे पता है मैं कर आया था, ये वाला मेथड, ये मैंने आज फर्स्ट लॉ से उसको ये शेप दे दी। अब कहता है व्हाट इज एवरेज काइनेटिक एनर्जी ई, आप पढ़ कर आए हो 3/2 RT, 1 मोल की बात कर रहा हूं, n मोल होंगे तो n लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे पास।
फॉर 1 मोल, कोई बात नहीं, लिख देता हूं फॉर 1 मोल। और E इज इक्वल टू, N को पहले लिखता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, N 3/R2 फॉर N मोल। यही हो गया बच्चा जी, देख लो। तो ये भी उस समय क्या थी, इस टेम्परेचर पे ये एनर्जी थी, इसका मतलब U इज इक्वल टू N 3/2 RT थी उस समय ये। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं यहां से, तो व्हाट इज du/dt, du/dt कितनी आ जाएगी बच्चा जी, ये 3/2 R आ जाएगी फॉर 1 मोल, और du/dt इज इक्वल टू N इंटू 3/2 R आ जाएगी फॉर N मोल। मैं जान के दोनों लिख दूं कि कहीं आपको एक सिंगल स्टेप में भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक हो गया। अब इसको मैं रब कर लेता हूं, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो मैं इसको तो यूज कर चुका हूं ना बेटा, मैं इसकी मुझे जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। अब व्हाट इज du/dt फ्रॉम हियर, NCV, यहां से क्या आ रहा है du/dt, du/dt NCV भी आ रहा, दोनों को कंपेयर कर दो। व्हाट इज CV, 3/2 R आ गई। यही तो आपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में कैलकुलेट की थी, चेक कर लो। लेकिन वहां मैंने ये कहा था कि मोलर स्पेसिफिकेटेड कांस्टेंट वॉल्यूम जो है ये इतनी होती है, उसको मैंने डीक्यू वाले मेथड से किया था, डीक्यू वाले मेथड से किया था। आज मैंने फर्स्ट लॉ से भी दोबारा फिर वहीं लगा के दिखा दिया कि जो हम पढ़कर आए हैं इस लॉ में फिट होता है बिल्कुल प्रॉपरली वो। क्यों, अब मुझे लॉ भी पता लग गया, अब चाहूंगा तो मैं इन न्यूमेरिकल्स को लॉ से भी कर सकता हूं, चाहूंगा तो इन न्यूमेरिकल्स में काइनेटिक गैसेस से भी कर सकता हूं, मेरी मर्जी। अब ये इट इज अप टू मी कि मुझे जब न्यूमेरिकल आएंगे ऐसे से तो मुझे इनको इस मेथड से करना है, ये जो फर्स्ट लॉ वाला मेथड है, या मुझे उसको अपने ओल्ड मोनोटोनस मेथड से करना भी। मुझे पता है कि मैंने प्रेशर गैस इक्वेशन डिराइव की थी, वहां पर E बराबर 3/2 RT आया था, वो इंटरनल एनर्जी थी। आप चाहो तो वहां से कर सकते हो, इट इज अप टू यू। तो आपको फ्री माइंड मिल गया, अब आपको एक फ्री हैंड मिल गया, इट इज अप टू यू कि ऐसे सॉल्व करना है, उसको ऐसे सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, आइडिया बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए बेटा आगे नेक्स्ट देखो। तो मैंने क्या किया, इसको सारे प्रोसेस को आपके फर्स्ट लॉ पे अप्लाई किए। क्वेश्चन देखो बेटा, एन ऑक्सीजन गैस enclosed in a vessel of fixed capacity, means volume fix है, fixed capacity means volume fix है, is heated through 25 degrees Celsius. Calculate heat required per mole. ठीक है बच्चा, कैलकुलेट हीट रिक्वायर्ड पर मोल। मतलब एक मोल की बात करनी है, फिक्स्ड कैपेसिटी है बाय फर्स्ट लॉ। हाँ जी, क्या होता है फर्स्ट लॉ, dQ बराबर है du प्लस dW। फिक्स्ड कैपेसिटी है, ये तो जीरो हो जाएगा, तो व्हाट इज dQ बराबर है du प्लस 0, और व्हाट इज dQ बराबर है du आ जाएगा। मींस अब आपकी मर्जी है, आप ये मेथड यूज कर लो या ये कर लो, जो आपको पता है। मुझे दोनों ही पता है। तो व्हाट इज dQ, NCV/dt पर मोल पूछ रहा आपसे। वो कौन सी गैस है, ऑक्सीजन है, डायटोमिक गैस है, एक मोल है। व्हाट इज CV, 5/2 R, ये मैं पढ़कर आया हूं पीछे। व्हाट इज DT, 25 डिग्री सेल्सियस। हीटेड थ्रू मींस टेम्परेचर मैंने उसका 25 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया है। तो व्हाट इज द डिफरेंस इन टेम्परेचर, 25। उसको चाहे डिग्री लिखो या केल्विन, तो डिफरेंस वही आएगा 25। 5/2 इंटू 8.31 इंटू 25। ठीक है जी।
तो पहले इसको 2 स्टेप कर देते हैं, इंटू 8.31 इंटू 25, तो 25 वन ज़ा 25, बैलेंस 2 रह जाएगा, 25 3 ज़ा 75, तो 2 बैलेंस था 77 बन जाएगा, बैलेंस 7 हो जाएगा, 25 8 ज़ा 200, तो ये 207 हो जाएगा, तो 207.3 आ जाएगा। अब इंटू 5/2 कर लो, तो ये 2.5 बन जाएगा। अगेन एक दफ़ा 25 से कर दो इसको, बराबर है 25 5 ज़ा 125, बैलेंस क्या बच जाएगा बच्चा 12, 25 7 ज़ा 175, बैलेंस 12 था तो वो बन जाएगा 187, बैलेंस 18 आ जाएगा, फिर 175, बैलेंस 18 है, 185 प्लस 8 193, बैलेंस 19 आ जाएगा, तो 19 का 9 बन जाएगा क्योंकि 0 है, बैलेंस 1 आ जाएगा, 25 2 ज़ा 50, कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा। डेसिमल 2 ये थे, एक यहां से आएगा, सो दिस इज योर 519.375 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए आपको। कोई डाउट हो बच्चा जी? अभी पहले न्यूमेरिकल मैंने बिल्कुल आपको बिल्कुल सिंपल रखा कि आपको फ्री हैंड दिया, कैसे काम कर लो, फ्री हैंड दिया बिल्कुल आपको, क्योंकि ये भी मैंने एनसीवीडीटी निकाला हुआ है, ये मुझे पहले से ही पता था कि एनसीवीडीटी है, तो दोनों का एक ही मतलब है, कहीं से निकाल दो, मतलब कोई यहां पर कुछ भी लिख दो। आप चाहे ये कह दो कि जब मैंने इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे इतने डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज किया है तो उसकी इतनी एनर्जी इंक्रीज होगी, इंटरनल एनर्जी, चाहे आप एनर्जी रिक्वायर्ड की बात कर दो, जो दी आपने वो सारी कहां चली गई है, इन इंक्रीजिंग द इंटरनल एनर्जी चली गई है। कोई डाउट हो बच्चा इसके अंदर? चले आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, 96 ग्राम of oxygen at fixed volume is heated so that its temperature increases from 27 डिग्री सेल्सियस टू 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बेटा, एक तो ये काम करना है जैसे भी पीछे किया था। एक चीज और बतानी है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड is utilized in increasing the internal energy। कहता दोनों काम करने हैं आपने, कोई बात नहीं। हमने कहा भाई फर्स्ट लॉ, हाँ जी फर्स्ट लॉ क्या कहता है मेरा, डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू, यही कहता है मेरा फर्स्ट लॉ बच्चा जी। कांस्टेंट वॉल्यूम पे है एट फिक्स्ड वॉल्यूम, तो मेरा वर्क डन तो 0 होगा बच्चा जी। व्हाट इज माई डी क्यू, डी यू, व्हाट इज डी क्यू क्या होता है बच्चा जी, अभी आप पढ़कर आए हो एनसीवीडीटी। अभी क्या मतलब पीछे से बढ़ते आ रहे हैं ये तो हम कैंडिडेट गैसेज से। नंबर ऑफ मोल्स 96 ग्राम है भाई, तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे, तो क्या होता है टोटल को मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, तो नंबर ऑफ मोल 3 आ गए, तो 3। अगेन डायटोमिक गैस है बच्चा जी, क्या आ जाएगा कांस्टेंट सीवी पे 5/2R होता है। डीटी कितना कह रहा है आपको, 47 से 20 से 47, तो ये 20 आ गया बेटा जी, तो 10 हो गया, 10 15 150R आ गया, क्या आ गया बेटा 150R। सो दिस इज योर 150 इंटू 8.31। ठीक है बच्चा जी, लो जी 0, 15 1 ज़ा 15, बैलेंस 1 रह जाएगा, 45 प्लस 1 46, बैलेंस 4 रह जाएगा, 120 प्लस 124 बैलेंस। सो दिस इज योर 1246.5 जूल ऑफ एनर्जी चाहिए, पहली बात।
कहता है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। और आप कह रहे हो बाय फर्स्ट लॉ ये तो दोनों बराबर होते हैं। इट मींस 100% की 100% मैं वहां यूज कर रहा हूं, ये बात मैं कह भी रहा हूं, लेकिन अभी मैं ये जस्ट सेंस क्रिएट कर रहा हूं। जब आगे चलेंगे, हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, तो जहां पर वर्डन भी होगा तो वहां टोटल सप्लाइड का इंटरनल एनर्जी में कम यूज होगा। इसलिए मैं एक सेंस क्रिएट कर रहा हूं कि फ्रैक्शन वर्ड भी आपको लगा के पूछ सकता है। तो व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हीट सप्लाइड इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो व्हाट इज डी क्यू बराबर है डी यू, डी क्यू आपके आगे। तो 100% आप यूज कर रहे हो, 100%। अभी यहां तो 100% है। अभी आगे चलेंगे, कुछ क्वेश्चन में वर्डन भी आएगा। मैंने कहा 10 जूल ऑफ मैंने एनर्जी सप्लाई की है, 4 जूल का वर्क हो गया, तो कितनी बढ़ा रही है आपकी इंटरनल एनर्जी? 6 जूल। देन व्हाट फ्रैक्शन? 6/10, 60%। वो भी करना है मुझे, तो इसलिए मैं एक सेंस क्रिएट कर रहा हूं। अभी मैंने एक ये लाइन लिख के आपको एक सेंस क्रिएट करनी शुरू की है कि आपकी सोच बुद्धि को बढ़ाना शुरू किया है कि हमें इस तरह से भी सोचना पड़ेगा। चलें बेटा आगे, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कहता है ड्रॉ हमने ड्रॉ की हुई है बच्चा जी आपके साथ कौन सी डायग्राम मैंने बताई हुई? पीवी डायग्राम। लेकिन वो क्या कहता है? ड्रॉ पीटी एंड वीटी डायग्राम ऑफ एन आइसोकोरिक प्रोसेस, मींस जो कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर है प्रोसेस, in which ठीक है state changes from P0 V0। ऐसे करो, PT and VT diagram of an isochoric process of volume of process in state from P0 V0, ऐसे कर लो चलो, to 4 P0 V0। ठीक है बेटा, क्योंकि वॉल्यूम तो फिक्स है। इस प्रोसेस की मुझे पीटी एंड वीटी, पीवी डायग्राम तो बड़ी आसान है, वो तो आप ये प्लॉट कर देते पीवी डायग्राम, तो वो तो आप ऐसे प्लॉट कर देते पीवी डायग्राम। तो 1 मिनट से पहले वॉल्यूम फिक्स था, इसको मान लेते आप P0, ये इसके अकॉर्डिंग ये बन जाता आपका, क्योंकि ये 2 और ये 3, 4 P0 बस। और वॉल्यूम सपोज कर लेते आप ये V0 है, तो ये बन गई थी डायग्राम। दिस इज पीवी डायग्राम, दिस इज पीवी डायग्राम, राइट बच्चा जी? दिस इज पीवी डायग्राम। कौन सी डायग्राम बेटा? ये पीवी डायग्राम। ये तो मैंने आपको जब स्टार्ट किया था तब भी बनाकर दिखाई थी। कहता मुझे तो इसके पीटी और वीटी डायग्राम बताओ। कहता पहले पीटी की बात कर लेते हैं, चलो पहले पीटी की बात कर लेते हैं। पीटी डायग्राम, ये प्रेशर है बच्चा जी, तो ये प्रेशर 2 हो जाएगा, इसको 4 मान लो, तो दिस इज P0, दिस इज 4 P0। ठीक है, ये 2 और 3 अंडरस्टूड है, बीच में लगी जाएंगे। टेम्परेचर की बात करनी है भाई आपने अभी। तो कहता है गैस प्रोसेस है तो गैस है ना, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइडियल गैसेस भी चलते हैं सारा ये। तो व्हाट इज गैस इक्वेशन? पीवी बराबर है म्यू आरटी, एनआरटी सॉरी, नंबर ऑफ मोल्स। कहते हैं जब शुरू में प्रेशर P0 है, वॉल्यूम V0 है, तो व्हाट इज द टेम्परेचर? क्या होगा बच्चा जी? P0 V0 बाई NR होगा शुरू में, 1 मान लो इसको। सेकेंड स्टेज वो वाली है, व्हाट इज T2? क्या होगा? 4 P0 V0 बाई NR होगा। देख लो ये फैक्टर दो मींस 1 और 4 की रेशियो आ रही है, तो यहां भी 1 2 3 और ये 4। ठीक है बच्चा जी, एक मैंने ग्राफ सा बना लिया ना मेरे बेटा, ताकि मेरे को बनाना आसान रहे। तो 1 पे कहां है जब प्रेशर कितना है? T1 है, मींस फर्स्ट स्टेज पे प्रेशर ये है ना बेटा जी, ये प्रेशर है, और 4th स्टेज पे ये प्रेशर है। बस ये बन गया आपका। तो आप इसको, आपकी मर्जी है बेटा जी, चाहे यहां पर T1 T2 लिख लो, और आपकी मर्जी है चाहे आप P0 V0 बाय NR लिखो, और यहां पर
4 पी नॉट, क्योंकि इट इज अप टू यू, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 4 पी नॉट वी नॉट बाई एन आर लिखो, ये आपकी मर्जी है बच्चा जी, चाहे आप इनको T1 और T2 लिख लो, ये आपकी मर्जी। ये पीटी ग्राफ बन गया बच्चा जी। दिस इज योर प्रेशर, दिस इज टेम्परेचर। अब मैं कहता हूं वीटी ग्राफ प्लॉट करो, तो ये ठीक हो गया बच्चा जी। अब वो क्या कह रहा है, मुझे सेकंड क्या प्लॉट करनी है, वीटी डायग्राम प्लॉट करनी है। तो मैंने दोनों स्टेजेस पे टेम्परेचर निकाल लिया और वॉल्यूम क्या है मेरा फिक्स्ड है, बस ये लो जी, दोनों स्टेजेस का टेम्परेचर निकाल लिया मैंने, उसके 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे। अब तो मुझे टेम्परेचर पता है बेटा दोनों स्टेजेस का। दिस इज वॉल्यूम, कितना है बेटा पहली स्टेज का, पी नोट वी नोट बाई एन आर, और सेकेंड स्टेज में कितना है 4 पी नोट वी नोट बाई एन आर, और वॉल्यूम तो बेटा फिक्स ही है, वॉल्यूम इसको मान लो वी नोट। तो चलो थोड़ा ऊपर मान लेता हूं ताकि थोड़ा सा आराम से बन जाए। दिस इज सपोज वॉल्यूम वी नोट, रुको बेटा जी 1 मिनट बस, दिस इज सपोज वॉल्यूम वी नोट, इसको मैंने सेपरेट कर दिया इससे, तो यहां पर भी वॉल्यूम इतना ही है और यहां पर भी इतना ही है, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। कोई डाउट हो बच्चा? अब मुझे अपना वे ऑफ थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। अब मुझे अपना थॉट प्रोसेस थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि मुझे कैसे बताना है प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है। ठीक है बेटा जी, कोई डाउट हो बेटा यहां तक? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। सेकेंड है बेटा जी, मैंने क्या लिखा था आपके 5 तरह के प्रोसेस है। पहले मैंने बात की आइसोकोरिक प्रोसेस पे, वहां मुझे मतलब यू कैन से, क्योंकि मैंने जो पहले काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में बातें की थी वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे की थी। कैसे? मैंने कहा था मेरा एक बर्तन है जिसका वॉल्यूम फिक्स्ड है, तो मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस नजर नहीं आया अभी उसके अंदर, अब नजर आएगा थोड़ा सा। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस मींस एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बच्चा जी, आइसोबैरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। मैंने क्या कहा बच्चा जी आपसे, अभी तक जो मैंने पहला प्रोसेस किया है आइसोकोरिक, मुझे कोई ज्यादा मतलब मैंने क्या, अब क्या फर्क पड़ा मैं उसको डी क्यू से कैलकुलेट करूं या डी यू से, कोई फर्क नहीं लगा मुझे कुछ। क्यों? मैंने अपना काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस सारा ही फिक्स्ड वॉल्यूम पे पढ़ा हुआ है। लो जी, आइसोबैरिक प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर। कहता है अगर ये बर्तन है, एक बर्तन है, इसमें मैंने क्या किया, गैस फिल कर ली, और ये इसका इनिशियल सिस्टम है सारा, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर T है इनिशियली। अब मैं अगर हीट सप्लाई करूंगा तो क्या होगा, नेचुरल इसके थर्मल एजिटेशन फास्ट हो जाएंगी, उससे प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर मैंने सेम रखना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इनके बीच की स्पेसिंग बढ़ानी पड़ेगी, मॉलिक्यूल के बीच की स्पेसिंग। अब ये कौन बढ़ाएगा वॉल्यूम, कौन इंक्रीज करेगा, गैस। तो गैस ने काम किया। इसका मतलब यहां पर जब मैं सप्लाई करूंगा हीट, वो एक तो इंटरनल एनर्जी बढ़ाएगी प्लस DW होगा, और व्हाट इज DW, कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हो, ये हो जाएगा। तो व्हाट इज DQ, बराबर है DU प्लस DW। अगर मैं इसको मेल्टिंग प्रोसेस पे लगाऊं, मेल्टिंग प्रोसेस में क्या होता है बच्चों, स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, स्टेट चेंजेस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो आपने कहा हुआ है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी होती है बच्चा जी, सपोज m ग्राम ऑफ सब्सटेंस है, ml होती है। उससे क्या होगा, नेचुरल उनके मॉलिक्यूल पहले बाउंड पड़े थे सॉलिड स्टेट में, अब वो लिक्विड में थोड़े से फ्री होने जा रहे हैं, उनकी एनर्जी चेंज हो रही है। प्लस जब सॉलिड टू लिक्विड बनता है तो वॉल्यूम चेंज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है, लेकिन अगर आप चाहो तो लिख सकते हो VF माइनस V, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। तो क्या हुआ, वहां पर सारी की सारी एनर्जी आपकी, इट इज नेग्लिजिबली स्मॉल। मैं लिख रहा हूं वर्ड ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। नेग्लिजिबली स्मॉल मींस कैन बी नेग्लेक्टेड, कैन बी नेग्लेक्टेड। तो देख लो, अब हम इसको लगाते हैं स्पेसिफिक हीट पे, जो मेरे मतलब की चीज जो मुझे आगे यूज भी करनी है। अब हम इसको इसी प्रोसेस को लगाते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर कैलकुलेट करके देखते हैं आज। ठीक है बेटा जी, इसी प्रोसेस से क्या करते हैं, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर पर लगा के देखते हैं इसी प्रोसेस को सारे को। लो जी,
तो व्हाट इज माय स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, क्योंकि मैंने इस पे तो लगाकर देख ली वॉल्यूम वाले पे, तो यहां से मुझे इंफॉर्मेशन जो तो मिल रही है, लेकिन नॉट गिविंग कॉन्फिडेंस टू मी, तो मुझे तो कॉन्फिडेंस चाहिए चीजों के अंदर। लो जी, आपने वही एन मोल लिए सब्सटेंस के, गैस के, कांस्टेंट वॉल्यूम पे, इसके अंदर आपने कैच कर लिया उसको। ये इनिशियल प्रेशर पीवीटी था बेटा जी, शुरू में पीवीटी। अब जब हीट सप्लाई की मैंने उसको, ठीक है बच्चा जी, अब ये सॉरी साइज तो वही रखना पड़ेगा ना बर्तन का, मुझे ऑलमोस्ट वही साइज रखना पड़ेगा। वही साइज रखा मैंने बर्तन का, नीचे से भी बेस मिला देता हूं मैं इसका, वही बर्तन है बेटा जी। अब ये पिस्टन आपका यहां पहुंच गया है, टेम्परेचर आपका T प्लस dt, प्रेशर वही P है, वॉल्यूम तो बढ़ ही चुका है, कितना हो गया वॉल्यूम, V प्लस dV वॉल्यूम हो गया बच्चा जी। ठीक है जी, पहली बात तो मेरे को तो ये पता है कि अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड कितनी है। मैंने कहा है कि मेरे पास n मोल्स हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर हैं, एट कांस्टेंट प्रेशर हैं। ठीक है बच्चा जी, टेम्परेचर बाय dt राइज हो गया। कहते हैं अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किस पे डिपेंड करती है, मेरे को तो भी बेसिक भाषा आती है इन दो चीजों पे। तो व्हाट इज dq इज इक्वल टू n, इसको मैंने नाम cp दिया। वह जब मैं पढ़कर आया हूं पीछे भी, मैं पीछे कुछ गलत थोड़ा ना पढ़कर आया हूं। ये नहीं हो सकता कि मेरी पीछे वाली थ्योरी भी चेंज हो जाएगी, ये नहीं हो सकता बेटा, पीछे भी तो पढ़कर आया हूं मैं, ये पढ़कर आया हूं पीछे में, इसमें कोई डाउट हो मुझे यहां तक। कहता है ये लगाओ फर्स्ट लॉ के अंदर, व्हाट इज dq बराबर है du प्लस dw। व्हाट इज dp dq, ncp dt इज इक्वल टू du प्लस pdv, यही तो है मेरा बच्चा जी। कहीं कोई डाउट है वहीं रुक जाना अपना, वहीं सोचो कि क्यों हो गया ऐसे। अब गैस तो वही है, ये उस गैस का उस, चलो मैंने कहा वही 1 मोल है, उसका टेम्परेचर वही जैसे पिछले क्वेश्चन में, मतलब 20 कांस्टेंट वॉल्यूम पे था, वही टेम्परेचर बाय dt यूज राइज हुआ है। तो वो जो मेरे को अभी तरह मेरे को पिछले वाले से पता है कि जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात करता था तो यहां पर भी गैस की इंटरनल एनर्जी तो उतनी ही चेंज हुई, क्योंकि वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है सिर्फ। ये मैंने कहां पढ़ा है, कैरेट थ्योरी में। तो कहता है मैं क्या यहां पर ये कर सकता हूं, बस इतना मुझे बता दो। कहता है जी वो ncp dt बराबर है ncv dt, इंटरनल एनर्जी तो आज भी उतनी ही चेंज हुई है, प्लस pdv। बस ये जो पॉइंट है, ये मेरे को एक नया पॉइंट सोचने का विषय आ गया है, ये मैंने अब दोनों के अंदर यूज कर लिया है, दोनों में। वही मेरी 1 मोल ऑफ गैस है, 1 मोल, वही 1 मोल ऑफ गैस है, वही टेम्परेचर राइज T2 T प्लस dt है, क्योंकि इंटरनल एनर्जी सिर्फ टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ठीक हो गया। तो अब ये वही गैस है, PV इज इक्वल टू RT होता है बेटा, nRT, क्योंकि n मोल्स की बात कर रहा हूं मैं, nRT। तो व्हाट इज प्रेशर कांस्टेंट है V, nR कांस्टेंट, कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पुट कर दो। तो ncp dt बराबर है ncv dt प्लस pdv क्या है बच्चा जी अब आपके पास, nR dt, dt सारा कैंसिल हो जाएगा, n भी कैंसिल, cp बराबर है, तो एक तो दोनों में रिलेशन आ गया भाई। ये मेरा मीनिंगफुल चीज आई है मेरे पास आज। हालांकि मैंने वहां कहा था आपको कि भी डिराइव करेंगे इसको आगे जाके, काइनेटिक थ्योरी गैसेस में यूज कर रहा हूं मैं इसको, लेकिन मैंने कहा था अभी आप यहां ये अंडरस्टैंड कर लो, आगे जाके ड्राइव करेंगे इसको। कोई डाउट हो बच्चा जी, मिल गई इंफॉर्मेशन, कांस्टेंट प्रेशर से मिल गई इंफॉर्मेशन। अब इसको यूज करेंगे विद कॉन्फिडेंस, यूज करेंगे सारी इंफॉर्मेशन को। चले आगे बच्चा जी, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हालांकि ये इस टॉपिक का पहला है लेकिन वैसे फोर्थ बन जाएगा। एयर एक्सपेंड्स एट, वर्ड लगा दो चाहे आप कांस्टेंट प्रेशर और लगा दो नॉर्मल प्रेशर,
क्योंकि नॉर्मल प्रेशर का वर्ड लगा दिया मैंने, मींस कांस्टेंट प्रेशर की बात कर रहे हो। एयर एक्सपैंड एट नॉर्मल प्रेशर, फाइंड रेशियो ऑफ वर्क डन टू द हीट सप्लाइड। और कुछ नहीं दिया उसने मेरे को बेटा जी, लेकिन एक बात हेल्प कर रहा है कि मैंने कांस्टेंट प्रेशर पे कहता उसको हीट किया, एयर एक्सपैंड। कहां तक की एक्सपैंड कुछ नहीं कह रहा वो सॉरी। कहता है ये तो मुझे पता बाय फर्स्ट लॉ व्हाट इज डी क्यू। अब इसको मैं यूज करना सीखूंगा भाई। रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट सप्लाइड मींस डी डब्ल्यू बाय डी क्यू की रेशियो पूछ रहा है मुझसे। क्या निकालनी है मुझे? फाइंड आउट क्या करना है बच्चा जी? डी डब्ल्यू बाय डी क्यू फाइंड आउट करना है मुझे, रेशियो ऑफ दिस एंड दिस। कुछ नहीं कह रहा वो कितना है क्या नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन अब मुझे सारा पता है, जब कांस्टेंट प्रेशर की बात करते हैं, अगर मैं एन मोल्स की बात कर रहा हूं तो ये एन सीपीडीटी है, ये एन सीवीडीटी है, और ये वर्क डन है मेरा। अब तो मुझे सारा पता है। तो व्हाट इज वर्क डन बाय डी क्यू, व्हाट इज डी डब्ल्यू, क्या होता है जी? पीडीवी बाय एन। चलो डी क्यू लिखता हूं मैं इसको। अगर एन मोल की बात कर रहे हो तो ये एन आर डी टी बाय ये सीपी एन सीपीडीटी है। ये एन से एन कट गया तो ये आर बाय सीपी आ गया बच्चा जी। ठीक है जी। कहते ये क्या मतलब बना? मुझे तो वैल्यू वही सही है, कोई बात निकालते हैं। एन एयर लिख रहा है वो, एयर क्या है? डायटोमिक गैस है। तो व्हाट इज सीपी? हाँ जी। अब इंफॉर्मेशन मैंने निकालनी है स्टेटमेंट में से। क्या होती है बेटा सीपी? उसकी सीवी तो होती है 5/2R, सीपी होती है 7/2R। ये रेशियो आ गई है। कहां से चला और मैं कहां तक पहुंचना शुरू कर दिया मैंने। देखो मैंने कहा था जो सीवी वाला आपका जो कांस्टेंट वॉल्यूम वाली बात है वो एक जस्ट मेरे को इंफॉर्मेशन कोई लंबी चौड़ी नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि मैंने पहले भी सारे काम वैसे ही किए हुए हैं। अब उसको मैंने यहां यूज करना सीखा, यहां उसको यूज करना सीख लिया मैंने। अब देखो बेटा जी, कोई डाउट हो? चलें आगे, नेक्स्ट देखो। मैं फिर कह रहा हूं जब मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे बात की मुझे कोई उससे मतलब यू कैन से आई वाज लिटिल बिट के ठीक तो पढ़ तो रखा मैंने सारी बातें, ये क्यों दोबारा बता रहे हो मुझे? लेकिन वो बातें मैंने क्या कहा आपको, मैंने कांस्टेंट वॉल्यूम पे ही कर रखी, इसलिए मुझे सिमिलर लग रही है, सबको फर्क नहीं आ रहा था। डी क्यू बराबर डी आ गया। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन मिली है कि जब मेरे पास टेम्परेचर राइज होता है तो वो जो उसकी इंटरनल एनर्जी है वो सीवीडीटी के बराबर है। वो इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गई, उसको मैंने आगे यूज करना शुरू कर दिया। बस अब यूज करते चले जाएंगे। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 5th हो जाएगा। n moles of an ideal gas with constant volume with ये हैविंग वर्ड लगा दो, हैविंग वर्ड लगा दो, हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम heat capacity CV. N mole of an ideal gas having a constant volume heat capacity CV are heated at constant pressure, are heated at constant pressure. राइट बच्चा जी। फाइंड रेशियो ऑफ, अगेन वही वर्क डन टू हीट सप्लाइड, अगेन वही काम करना है।
व्हाट इज माय फर्स्ट लॉ? डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है जी, डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। तो आपसे क्या पूछा? हीट सप्लाइड, रेशियो ऑफ वर्क डन टू हीट सप्लाइड। चलो जी, तो वो डी डब्ल्यू बाय डी क्यू पूछ रहा है। व्हाट इज डी डब्ल्यू? एन आर डी टी बाई एन सी पी डी टी। तो आर बाय सी पी आ गया बच्चा जी, बस ठीक हो गया। कुछ और? लेकिन सीपी, जब मैंने क्या समझा रखा आपको, जब वेरिएबल्स की फॉर्म में क्वेश्चन हो तो मुझे उन्हीं वेरिएबल्स में आंसर निकालना पड़ता है। सीपी तो दिया ही नहीं उसने मेरे को। हाँ जी बच्चा जी, क्या करें अब? क्या करें बच्चा जी? मैंने ये पढ़ा हुआ है सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। मैंने तो ये पढ़ा हुआ है बच्चा जी। तो यहां से सीपी आर प्लस सीवी आ जाएगी, सीवी दे रखी है। तो चलो कर देते, पहले कर देता हूं। तो आर अपॉन सीपी इज आर प्लस सीवी। तो आपका ये आंसर बन गया। ठीक हो गया। अब यही क्वेश्चन आपका भी जेईई मेंस में आया, गलत आंसर है वहां। ये कोई ऑप्शन नहीं है उसके अंदर, ये कोई ऑप्शन नहीं है। बच्चा सोच में पड़ जाता है कि क्या करूं। अब भाषा को दोबारा से पढ़ो। कहते हैं एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी सीवी। एन मोल्स की सीवी है, ना कि सिंगल मोल की सीवी है। तो सिंगल मोल की क्या बनेगी यहां पर? उसने कंफ्यूज किया आपको, उसने कंफ्यूज किया यहां पर आपको। तो क्या बनेगा यहां पर? ये आर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगी? आर प्लस सीवी बाय एन। तो ये बन जाएगी एन आर अपॉन एन आर प्लस सीवी। चेक करो, उसने सेम सा नाम देके आपको कंफ्यूज कर दिया। सिंगल मोल की सीवी नहीं है, एन मोल की सीवी है। ये फॉर्मूला तो सिंगल मोल वाला है। हाँ, अगर वो कहता है यहां पे लिख देता सपोज एन मोल की एस है, तो आप बड़े कंफर्टेबल थे। ये क्वेश्चन जेईई मेन के अंदर आया अभी। तो मैंने क्या कहा है, जब तक मुझे पहला क्वेश्चन बेसिक वाला नहीं करूंगा तब तक यहां नहीं पहुंच सकता मैं। कॉम्पिटिशन नीड्स नथिंग बेसिक कंसेप्चुअल क्लैरिटी। मैं हर लेक्चर में, मेरे शायद एक या दो दफे ये आपको एक, यू कैन से डायरेक्शन, नॉट डायरेक्शन, मतलब मेरा ये सेंस ऑफ फीलिंग होती है कि बच्चों पहले बेसिक क्लियर करो। यहां पर आप यही मार खा जाओगे। आपको आज ये ऑप्शन नहीं है, 4 ऑप्शन दिए, ये ऑप्शन नहीं है। बच्चा विल स्टार्ट थिंकिंग। इसको फिर दोबारा पढ़ो। एन मोल ऑफ एन आइडियल गैस हैविंग कांस्टेंट वॉल्यूम हीट कैपेसिटी सीवी। एन मोल्स की सीवी है तो 1 मोल की सीवी बाय एन है। ये लगाते ही सारा आंसर मैच कर रहा है उसका। चलें बेटा जी आगे, मिलेगा थोड़ा सा आइडिया। नेक्स्ट चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ए डायटोमिक गैस is heated at constant pressure। ठीक है बेटा जी, ठीक है। what fraction of heat supplied is utilized in increasing internal energy of gas? in increasing internal energy। अभी तक मैंने वर्क डन की रेशियो बताई थी, आज आपसे वो इंटरनल एनर्जी की रेशियो पूछ रहा है कितनी होगी। व्हाट इज माय फर्स्ट लॉ बच्चा जी? डी क्यू बराबर है डी यू प्लस डी डब्ल्यू। आज वो आपसे रेश यूटिलाइज्ड इन व्हाट फ्रैक्शन इज यूटिलाइज्ड इन इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो डी यू बाय डी क्यू पूछ रहा है आज वो आपसे। अब आपकी मर्जी है, सिंगल मोल की बात कर लो या एन मोल्स की बात कर लो, वो तो आपकी मर्जी है। तो एन मोल्स की बात कर लेते हैं। ऊपर वाला एन सीवी डी टी होता है बच्चा जी, नीचे वाला एन सी पी डी टी होता है।
तो सॉल्व करके ये CV बाय CP आ जाएगा, सॉरी CV बाय CP आ जाएगा। व्हाट इज CV? आपको मालूम है 5/2R होता है बेटा जी, और ये मालूम है आपको 7/, क्योंकि डायटोमिक गैस इतना तो बोल रहा है ना बेटा, वो सॉल्व करके 5/7 आ जाएगा, मीन्स 0.7 49, 1 बच गया बैलेंस, 7 1 तो 71.4% वो आपकी इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है, बाकी आपकी काम कर रही है। तो जब हमने आइसोकोरिक की बात की तो हमें कोई इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिली, लेकिन सिर्फ इंफॉर्मेशन एक मिली कि जो भी मैं वहां काम करूंगा वो इंटरनल एनर्जी को राइज करने में काम आएगा। वही चीज फिर मैंने आगे यूज कर ली आइसोबैरिक के अंदर। अगर टेम्परेचर रेंज सेम है तो वो जो कांस्टेंट वॉल्यूम थी वो तो उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ा रही है, बाकी काम कर रही है। क्योंकि मैंने कंपैरिजन कैसे किया था, एक बर्तन बनाया था पहले, कांस्टेंट वॉल्यूम पे था तो सिर्फ डीटी राइज हो रहा था, तो कांस्टेंट प्रेशर पे है तो डीटी पे वर्क डन भी है, तो डीटी तो दोनों में सेम था, तो वो चीज कंसेप्ट में यूज कर रहा हूं मैं अब तक। तो ये दोनों आपस में इंटर रिलेटेड है। तो आज मैंने बेटा आपके दो प्रोसेसेस किए हैं, आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक। ठीक है बेटा जी, अभी 3 प्रोसेस और पड़े हैं, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक और आपके साइक्लिक प्रोसेसेस। ये 3 मेन प्रोसेसेस जिसमें मैंने आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाना है। यही मेरे 5 थर्मोडायनेमिकल प्रोसेसेस हैं। जब मुझे ये प्रोसेसेस क्लियर हो जाएंगे फिर मैं इनको अप्लाई कर लूंगा आगे। आगे मेरे पास हीट इंजन है, रेफ्रिजरेटर है, वो आगे बहुत सारी चीजें हैं, फिर वो तो एप्लीकेशन पार्ट आ जाएगा। तो यहां तो कोई डाउट हो बेटा? ठीक है बेटा जी, बाकी फिर नेक्स्ट टाइम करेंगे। थैंक यू वेरी मच, पढ़ते रहो।